अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आई एम हेयर विद अनदर लेक्चर, दैट इज़ लेक्चर नंबर 79, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं इंटर पार्ट 1 के यूनिट नंबर 4 लिक्विड्स एंड सॉलिड्स के बारे में। और हम लोग पढ़ रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह से डिफरेंट कंपाउंड्स में, हमारे लाइफ के डिफरेंट प्रोसेसेस में, वेदर दे बिलोंग टू केमिकल प्रोसेसेस, दे बिलोंग टू फिजिकल प्रोसेसेस या दे बिलोंग टू बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, किस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो प्रेजेंट है डिफरेंट कंपाउंड्स में, किस तरह से वो उन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ को हमारी लाइफ के हिसाब से चेंज कर रही है, जिस तरह से हमारे लिए यूज़फुल हैं। हमने पढ़ा कि सोप्स और डिटर्जेंट्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, किस तरह से वो एक्ट करती है सोप्स के क्लीनिंग एक्शन पे, डिटर्जेंट्स के क्लीनिंग एक्शन पे। आइस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह से काम करती है और वो क्यों हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है आइस में जब होती है तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा हम लोगों ने स्टडी किया था कि जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं डिफरेंट, जैसे कि हम लोग कह लेते हैं DNA है, उसके अलावा प्रोटीन्स हैं, उसके अलावा डिफरेंट फूड मॉलिक्यूल्स हैं, उनके अंदर भी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे केस में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है टू आइडेंटिफाई या टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। जिस तरह के DNA हैं और प्रोटीन हैं, अगर हम इन्हीं दोनों मॉलिक्यूल्स के बारे में देखते हैं तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर ये प्रॉपरली वर्क करना चाहते हैं, प्रॉपरली फंक्शन करना चाहते हैं, तो इनका जो स्ट्रक्चर है दैट शुड रिमेन इंटैक्ट। इंटैक्ट मीन दैट शुड रिमेन अनचेंज्ड, उसके ऊपर कोई असर ना आए। बिकॉज अगर इफ़ देर इज़ अ डिफरेंस, इफ़ देर इज़ सम चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ DNA या इफ़ देर इज़ सम चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन, दे विल बिकम डीनेचर्ड। वो प्रॉपरली काम नहीं करेंगे, उसकी वजह से जो प्रोडक्ट्स बनेंगे उनमें फॉल्ट होगा। जैसे जेनेटिक मटीरियल है जो DNA कैरी करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, और नेक्स्ट जनरेशन में आके ये पूरे ऑर्गेनिज्म को डिज़ाइन करता है जेनेटिक मटीरियल यानी कि DNA। अगर इसके स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंस आता है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से चेंज आया है, तो पूरे जो ऑर्गेनिज्म है उसकी फंक्शनैलिटी में डिफरेंस आ जाता है, वो एबनॉर्मल की तरफ जा सकता है। सिमिलरली प्रोटीन्स हैं, अगर प्रोटीन्स जो हमारी बॉडी में एंजाइम्स के तौर पे भी एक्ट करती हैं, जो हमारे बॉडी के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स भी हैं, अगर उनके डिफरेंस स्ट्रक्चर में डिफरेंस आता है, स्ट्रक्चर में चेंजेस आती हैं, तो दे विल बिकम डीनेचर्ड। जो एंजाइम्स हैं हमारी बॉडीज़ में वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे, वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करते हैं। इसी तरह जो हमारे बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे, बॉडी के पार्ट्स जो हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से मैं बता रही हूँ कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज जो हम टॉपिक देख रहे हैं दैट इज़ अबाउट द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन पेंट्स, टेक्सटाइल्स एंड डाइज, यानी कि इंडस्ट्रियल यूजेस में, घरों में जो पेंट्स किए जाते हैं, इन सब में इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह से ज़रूरी है। तो जो अगर हम पेंट्स की बात करते हैं, डाइस की बात करते हैं, तो मोस्ट उनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, उनकी एडहेसिव प्रॉपर्टी। लाइक जब आप डाई करते हैं या पेंट्स करते हैं तो वो एडहियन कॉज करते हैं, वो चिपक जाते हैं। अगर आपने वॉल्स पे पेंट किया है तो वो पेंट वहीं पे मेंटेन रहता है, ना कि दैट विल फॉल आउट। क्यों? क्योंकि उसके पास एडहियन प्रॉपर्टी है, वो एडहेसिव है, यानी कि वो चिपक जाता है वॉल के साथ, वो स्टिक हो जाता है, तभी वो वॉल के ऊपर सालों तक रहता है। तो इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर पेंट्स एंड डाइज। यही पेंट्स एंड डाइज को हम कहेंगे कि अच्छी क्वालिटी के हैं, जो मैक्सिमम टाइम तक ख़राब ना हो, वॉल्स पे सही रहें, प्रॉपरली रहें। तो ये प्रॉपर्टी क्यों है? दैट दिस प्रॉपर्टी, एडहेसिव प्रॉपर्टी जो है, इट बिलोंग्स टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह से एडहेसिव प्रॉपर्टी में काम करती है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल बी फॉर्म बिटवीन द पेंट एंड द वॉल, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द पेंट एंड द वॉल, जिसके ऊपर आप उसको पेंट कर रहे हैं, उन दोनों के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो ज़िम्मेदार है कि पेंट्स जो हैं वॉल के ऊपर स्टिक रहते हैं, वॉल के ऊपर जमे रहते हैं, फॉल आउट नहीं होते। Similarly, hydrogen bonding जो है it is also used to make the glues and honey as sticky substance. हनी जो एक नेचुरल मटेरियल है जो बीज प्रोड्यूस करती हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ स्टिकी सब्सटेंस, दैट इज़ वेरी विस्कस सब्सटेंस। वो बहुत गाढ़ा है, इट इज़ अ थिक लिक्विड। दिस थिकनेस इन द लिक्विड हनी, इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, कि उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है और उस वजह से उसको ये एडहेसिव थिकनेस मिलती है। सिमिलरली ग्लूज जो हैं, जो एडहेसिव हैं, यानी चीज़ें जोड़ने के लिए जो ग्लूज काम आती हैं, दे ऑल्सो स्टिक द थिंग्स टुगेदर बिकॉज ऑफ देयर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट इन दैम।
इसके अलावा वी यूज़ कॉटन, वी यूज़ सिल्क, वी यूज़ डिफरेंट सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स क्या हैं? दोज फाइबर्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन आवर इंडस्ट्रीज। वो नेचुरली प्रोड्यूस नहीं होते, पर नेचुरली हम डिफरेंट रॉ मटेरियल्स को यूज़ करते हुए लैब्स में इन फाइबर्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो वी यूज़ दीज फाइबर्स लाइक कॉटन, सिल्क एंड सिंथेटिक फाइबर्स फॉर क्लोथिंग। तो यहाँ पे क्लोथिंग में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वाई? बिकॉज इट इज़ यूज इन थ्रेड मेकिंग मटेरियल्स। जब हम डिफरेंट फाइबर से थ्रेड बनाते हैं तो वो थ्रेड आपस में जुड़ा रहे, कितना थ्रेड की क्वालिटी अच्छी है, वो जल्दी धागा टूटता नहीं है, दैट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द हाइड्रोजन बॉन्ड. So this hydrogen bond is responsible for the rigidity and the tensile strength. जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा उतना ही ज़्यादा धागे का मटेरियल अच्छा होगा, थ्रेड मटेरियल अच्छा होगा, कपड़े उतने अच्छे होंगे. सिमिलरली टेक्सटाइल में या बाकी इन एरियाज़ में जो चीज़ें जितनी रिजिड हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ है जिनकी, इसका मतलब है कि उनके अंदर उतनी ही ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो एग्जिस्ट करती है. So this hydrogen bond, it not only plays an important role in the chemical point of view, it also is very important in the for the living of the organisms. It is also important for the physical processes. उसके अलावा हमारी ज़िंदगी के तकरीबन हर मोड़ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बिकॉज़ अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होती तो आज हमारा वे ऑफ लिविंग बहुत डिफरेंट होता, बहुत सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता और जो काफ़ी एरियाज़ में एनिमल्स की डेथ भी कॉज कर सकता था और उसके अलावा उनके लिए हार्डशिप्स भी क्रिएट कर सकता था. तो ये हमारा टॉपिक था हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे, जिसमें हम लोगों ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग को काफ़ी डिटेल में पढ़ा है. हमने डिफरेंट कंपाउंड्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को स्टडी किया है, वेदर दे आर हाइड्रोजन फ्लोराइड, वेदर दे आर अमोनिया, नाइट्रोजन में. उसके अलावा वो वाले कंपाउंड जिनके अंदर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है. अब जो हमारा मेन टॉपिक है जिस पे हम लोग नेक्स्ट आने वाले हैं, दैट इज़ अबाउट इवेपोरेशन. इवेपोरेशन का मतलब है कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जब molecules of water they leave their surface area and they are converted into the vapors. तो इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हमें मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स को अंडरस्टैंड करना है. हम ये कहते हैं कि टेम्परेचर हमने हाई नहीं करना. इफ़ यू टेक अ ग्लास ऑफ वाटर या इफ़ यू टेक सम वाटर, पुट इट इन अ प्लेट. आप प्लेट में ऐसे बर्तन में ऐसे यूटेंसिल में डालें जहाँ पे जिसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा हो. आप उसे प्लेट में डालें, आप उसे विद इन द रूम रख दें. थोड़ी ही टाइम में आप देखेंगे कि वाटर का लेवल वुड बी डिक्रीज्ड, वाटर का लेवल कम हो चुका है. हालांकि आपने उसको हीट अप नहीं किया है. मोस्ट ऑफ दिस हैपन्स इन द समर सीज़न, नॉट इन द विंटर सीज़न. तो समर सीज़न में वाटर बहुत जल्दी लूज़ होता है, हालांकि आपने उसको बॉयल नहीं किया है, ना ही आपने उसको हीट प्रोवाइड की है. जस्ट नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आपने उसको देखा, आपने उसको रखा और देखा कि वो इवेपोरेट हो गया है. इवेपोरेशन का मतलब ही यही है कि आपने वाटर के मॉलिक्यूल्स को या वाटर को बिल्कुल भी बॉयल नहीं करना, लिक्विड को बिल्कुल भी हीट अप नहीं करना, बल्कि उसके मॉलिक्यूल्स क्या हैं वो खुद इवेपोरेट हो जाते हैं, वो खुद वेपर फॉर्म में चले जाएंगे इवन एट द नॉर्मल रूम टेम्परेचर. तो इसके पीछे क्या रीज़न है कि रूम टेम्परेचर पे ये इवेपोरेशन क्यों होती है. इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बात आपको बताती चलूँगी, दैट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एन इवेपोरेशन एंड इन बॉइलिंग. बॉइलिंग में हम अपने लिक्विड, जो भी लिक्विड लिया है जैसे वाटर है, उसको हम हीट प्रोवाइड करते हैं, एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड करते हैं और हीट की वजह से वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है. लेकिन इन द केस ऑफ इवेपोरेशन वी आर नॉट प्रोवाइडिंग इवन अ सिंगल यूनिट ऑफ हीट. जो भी उसको हीट है अपने इन्वायरमेंट से मिलती है, वही जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर है. तो ये जो प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन है, यहाँ पे जो मेन रोल है दैट इज़ अबाउट द मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स यहाँ पे किस तरह से रोल प्ले करते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि लिक्विड है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स दे आर नॉट टाइटली पैक्ड विद ईच अदर. जिस तरह के सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं दे आर टाइटली पैक्ड विद ईच अदर, दे आर नॉट मूविंग इन द केस ऑफ सॉलिड, बट इन द केस ऑफ लिक्विड्स मॉलिक्यूल्स आर नॉट पैक्ड, दे आर मूविंग हेयर एंड देयर. वो विद इन सम रेंज वो मूव करते हैं, अपनी पोजीशन को रेगुलरली चेंज कर रहे हैं. तो ये इवेपोरेशन का प्रोसेस जो है इस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करता है, जो उनकी थोड़ी बहुत मूवमेंट हो रही है. तो इवेपोरेशन को समझने के लिए हमें इसी मॉलिक्यूल की मूवमेंट को समझना है. अगर हमें इनका समझ आएगी तभी हम समझेंगे कि इवेपोरेशन का
प्रोसेस किस तरह से कैरी आउट किया जाता है। तो जो मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के, दे आर नॉट मोशनलेस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हम सॉलिड के मॉलिक्यूल्स को देखें तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स आर मोशनलेस, वो अपनी जगह पे स्टेबल हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं कर रहे हैं, वो नहीं हिलजुल रहे हैं। जबकि लिक्विड्स की अगर बात करते हैं तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स दे आर समवट मूविंग, वो कुछ ना कुछ हद तक मूव कर रहे हैं। तो द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ लिक्विड दैट इज़ नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। लिक्विड के अगर मॉलिक्यूल्स को देखें, उनकी एनर्जीज़ को अगर हम कंपेयर करते हैं तो उनकी एनर्जीज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। उनके मॉलिक्यूल्स को हम कैटेगराइज कर सकते हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी कम होगी, और कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, बल्कि वो एवरेज है। तो तमाम जो मॉलिक्यूल्स हैं, हम ये नहीं कह सकते कि ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ आर लिक्विड दे हैव सेम एनर्जी। नहीं, दे हैव डिफरेंट एनर्जीज। वो मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी स्लो है, लो है, जिनको पास ज़्यादा एनर्जी नहीं है, वो बहुत स्लोली मूव कर रहे हैं, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी। तो जिसकी काइनेटिक एनर्जी ही ज़्यादा नहीं है तो उसकी मूवमेंट ही नहीं है, वो बहुत स्लोली मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे। सिमिलरली वो मॉलिक्यूल की जिनकी काइनेटिक एनर्जी हाई है, वो बहुत तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करेंगे, वो स्पीड में जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह पे। तो ये वो मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हाई है, ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो वेपर में कन्वर्ट होते हैं, जो इवेपोरेशन को कॉज करते हैं। इफ़ वन ऑफ द हाई स्पीड मॉलिक्यूल, अगर एक हाई स्पीड मॉलिक्यूल जो है अब सरफेस ऑफ लिक्विड पे पहुंचता है, तो वो जैसे कि अब ये मॉलिक्यूल्स हैं, दिस इज़ द सरफेस ऑफ लिक्विड, बिलो इट द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर प्रेजेंट। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर प्रेजेंट। तो ये मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वो सरफेस से बाहर नहीं जा सकते, बिकॉज अगर ये मॉलिक्यूल की बात करें, जब ये सरफेस पे जाता है और ये यहाँ से वेपर बनने की कोशिश करता है, तो पीछे से ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, तमाम मॉलिक्यूल इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करने की रीज़न क्या है कि तमाम मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट हैं, जिन्हें हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का नाम भी देते हैं। वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या करेंगी, वो मॉलिक्यूल्स को उस सरफेस से लीव नहीं करने देती। वो मॉलिक्यूल जब सरफेस पे आ भी गया है तो वो उसको ग्रिप कर लेंगी, उसको पकड़ लेंगी और उसको वापस अपनी तरफ पीछे खींच लेती हैं, सरफेस के अंदर खींच लेती हैं। लेकिन ऐसा मॉलिक्यूल जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, वो स्पीड से जा रहा है, वो यहाँ स्पीड से आया और सरफेस की तरफ चला गया, तो उसकी स्पीड की वजह से बाकी मॉलिक्यूल्स के लिए मुश्किल हो जाता है कि वो उसके ऊपर अपनी ग्रिप बना के रखें, वो उसको सरफेस को लीव करने से रोक सकें। तो इसीलिए वो मॉलिक्यूल्स जो हाई स्पीड में आते हैं, इसका मतलब वो मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि वो इस अट्रैक्शन को, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जो उसके नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, जो इसके इर्द गिर्द के मॉलिक्यूल्स उसके ऊपर डाले हुए हैं, वो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर सके, उसको ओवरकम कर सके। उसके अंदर इतनी पावर होगी, इतनी स्पीड होगी कि उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इन तमाम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ये ब्रेक कर देगा। और अब ये ब्रेक की इसकी स्पीड की वजह से, तो ये इट विल लीव द सरफेस, इट विल लीव द बल्क ऑफ द लिक्विड। वो सरफेस से निकल गया तो ऑब्वियसली वो वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो दिस स्पॉन्टेनियस चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, ये जो एकदम सडन चेंज आया है, जब एक लिक्विड का मॉलिक्यूल सडनली अपनी सरफेस को छोड़ता है और अपने आप को वो उस वक्त वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कि ये इवेपोरेशन है। और इवेपोरेशन तकरीबन हर किस्म के टेम्परेचर्स पे हो रही है, वेदर द टेम्परेचर इज़ हाई और वेदर द टेम्परेचर इज़ लो। अलबत्ता यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि ऐसे लिक्विड जिनका टेम्परेचर हाई है, ऐसे लिक्विड जिनका टेम्परेचर हाई है, उनके अंदर इवेपोरेशन का प्रोसेस फास्ट है, और ऐसे लिक्विड जिनका टेम्परेचर लो है, उनके अंदर इवेपोरेशन का सिस्टम लो है। क्यों इवेपोरेशन का सिस्टम क्यों लो है? मैं कह रही हूँ कि ऐसे लिक्विड जिनका टेम्परेचर हाई है, उनका टेम्परेचर कब हाई होगा? जब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर हाई होगा। जैसे समर सीज़न है, वहाँ पे समर सीज़न में इवेपोरेशन फास्टर है एज़ कम्पेयर टू विंटर सीज़न। हो दोनों में रही है, लेकिन विंटर सीज़न की जो इवेपोरेशन है बहुत स्लो है, जबकि समर सीज़न की जो इवेपोरेशन है दैट इज़ वेरी फास्ट। वाई? बिकॉज समर सीज़न में इन्वायरमेंट उस लिक्विड को इतनी हीट दे रही है,
और जितनी इन्वायरमेंट उस लिक्विड को हीट देती है तो उसके मॉलिक्यूल्स में वो हीट जो है वो एनर्जी की सूरत में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी की सूरत में कन्वर्ट हो जाती है। ज़्यादा हीट होगी मतलब ज़्यादा एनर्जी मॉलिक्यूल को मिली, ज़्यादा उनकी काइनेटिक एनर्जी हुई, उनकी स्पीड बनी और वो निकल गए, उनकी वेपोरेशन फास्ट हो गई, वो वेपर्स में कन्वर्ट हो गए। इसी तरह अगर बाहर का टेम्परेचर, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर लो है तो वो लिक्विड को एनर्जी नहीं प्रोवाइड कर सकते, लेकिन फिर भी लिक्विड के मॉलिक्यूल में तब भी एनर्जी होगी, चाहे आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन तब भी इवेपोरेशन कॉज हो रही होगी। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है इवेपोरेशन के बारे में। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आई हो। अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई एम हियर टू हेल्प यू आउट एंड मीट यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।